हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है CCA बोले तो चिल्ड्रेन चॉइस एकेडमी। तो बच्चे इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम PYQ का एनालाइज कर रहे हैं, डिटेल एनालाइज कर रहे हैं। कौन से यूनिवर्सिटी का, जामिया मिलिया इस्लामिया का। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, साइंस है। तो भाई हम लोग क्या है, 2016 से 2020 तक का ऑलरेडी सारा का सारा PYQ डिस्कस कर चुके हैं। और आज करने वाले हैं 2021 का। तो 2021 में आपको 25 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो आपको बताना है 25 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो जब भी मैं क्वेश्चन लाऊं तो आपको वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 2021 का। ये 2021 का PYQ है, डिटेल एनालाइज। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ। देखो, ग्रेन, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ। तो ग्रेन से तो इसका सिंपल सा पूछा है, बताओ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। विनोइंग बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, फैलो, या ये तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये होगा थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग का जो डेफिनेशन ही होता है ना, तो ग्रेन को चाफ से अगर हम उसको सेपरेट करें तो मेरा थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, अब विनोइंग में क्या होता है कि इसमें देखो क्या लिखते हैं इसमें, कि इसमें हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेट ग्रेन को करते हैं, लेकिन किससे करते हैं इसमें सेपरेट, बताओ। फ्रॉम हस्क। अगर आपको यहाँ पे हस्क वर्ड आ जाता, HUS का, देखो बस ये एक ही पॉइंट का डिफरेंस है इसमें। अगर हस्क आपको बोल दे तो विनोइंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, चाफ पूछा। चाफ हो तो आपका क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग हो जाएगा। बाकी हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग सिंपल है, कटिंग ऑफ मैच्योर, है ना, CUTTING, कटिंग ऑफ मैच्योर क्या, क्रॉप। अगर हम क्रॉप को कट करते हैं सिंपल मशीन वगैरह से तो वो मेरा हार्वेस्टिंग कहलाता है। और हम सेपरेट करते हैं ग्रेन को फ्रॉम द हस्क से, मेरा विनोइंग कहलाता है। और सेपरेट करते हैं ग्रेन को फ्रॉम चाप से, मेरा वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता था। आपका इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर B। तो देखो, आपको विनोइंग में पता होना चाहिए, अगर हस्क अगर आ जाता तो आपका विनोइंग हो जाता। ठीक है, एक एक वर्ड पे आपको मतलब ध्यान देना होता है, कई बार मैं बोल चुका हूँ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका पहले आप खुद बताएं, विच ऑर्गेनिज्म इज काउज एड। तो एड वो जो होता है, बताओ वो किस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। क्या वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, बैक्टीरिया क्या, वायरस के। सिंपल सा, एड किसकी वजह से होता है बताइए, ये होता है आपको वायरस की वजह से, है ना। कौन सा वायरस, HIV वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मस्कुलर फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये भी आपका कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये है मस्कुलर फोर्स कैसा है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स होता है बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और इसमें एक दो फोर्स होता है कॉन्टैक्ट में, आपको दोनों याद होना चाहिए। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स है, आपका कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और दूसरा आपका मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 आते हैं, बताओ कौन कौन सा आते हैं। आप तीनों का हमें कमेंट करके नाम बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैक्सीन आर मेड अप ऑफ। वैक्सीन किससे बनता है, वैक्सीन जो होता है किससे बनता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो बताइए किससे बनता है, क्या वो ड्रग्स से बनता है, नहीं, वो वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है वैक्सीन आपका। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताओ वैक्सीन का डिस्कवर किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने किया था, बताओ किसने किया था डिस्कवर, बताओ बताओ बताओ। एडवर्ड जेनर। किसने किया था, एडवर्ड जेनर। तो इसमें आपको ये पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, बताओ इसने कब किया था, डेट आपसे पूछ सकता है। तो कब किया था बताइए, 1798 में किया था। और ये पहला वैक्सीन डिस्कवर हुआ था कौन से डिजीज़ के लिए हुआ था, फर्स्ट वैक्सीन कौन से डिजीज़ के लिए होता है, किसके लिए हुआ था पहला डिजीज़, स्मॉल पॉक्स की वजह से के लिए हुआ था ये डिजीज़। ये मतलब वैक्सीन का डिस्कवरी किसके लिए हुआ था, स्मॉल पॉक्स की वजह से। तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन इसमें का पता होना चाहिए कि वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, कब किया था, 1798 में किया था, कौन से डिजीज़ के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो एन एग्जांपल ऑफ फोसिल्स फ्यूल। फोसिल्स फ्यूल का एग्जांपल इसमें से क्या है बताओ, हमने क्या क्या पढ़ रखा। फोसिल्स फ्यूल का एग्जांपल सिंपल सा 3 हम कई बार बताया आपको, 3 होते हैं। एक होता है आपको कोल होता है, दूसरा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, और तीसरा होता है नेचुरल गैस होता है। तो ये तीनों को तीनों आपके कैसे हैं, आपके फोसिल्स फ्यूल होते हैं। तो इसमें से बताओ इन तीनों में से क्या एग्जाम्पल गिवन है, आपका कोल है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका, कोल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बस फोसिल्स फ्यूल का 3 ही एग्जांपल आपको याद रखना होता है। एक होता है आपका कोल होता है, दूसरा पेट्रोलियम होता है, एंड तीसरा क्या होता है, नेचुरल गैस होता है। तो इन तीनों से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट का नाम बताओ जो कि डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का। देखो इन्होंने डेट भी दे रखा है, तो क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताओ फर्मेंटेशन का डिस्कवर कब किया गया था, 1857। ये आपको पता होना चाहिए। तो बताओ फर्मेंटेशन का डिस्कवर किसने किया था।
ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आई थिंक ये 2 या 3 बार रिपीट हो चुका ऑलरेडी अब तक। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किसने, कौन से साइंटिस्ट ने किया था? किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। कब किया था? ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही है, 1857। अब ये बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इन्होंने बताइए किसने किस चीज़ की थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक अगर पूछे तो क्या होगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बताओ एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था? बताओ क्या किया था डिस्कवर? बताओ। वैक्सीन ने इन्होंने किया था ना। तो वैक्सीन का डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने किया था। और इन्होंने कब किया था? 1798 में किया था। और कौन से डिजीज़ के लिए किया था इन्होंने डिस्कवरी? स्मॉल पॉक्स के लिए किया था। इतना आपको भाई पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक बताओ क्या डिस्कवर किया था? सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो आपको सिंपल सा ये पता होना चाहिए। और क्या इन्होंने कैसा सेल का डिस्कवर किया? डेड या लिविंग? तो डेड सेल का डिस्कवरी किया था इन्होंने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस स्लाइड से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और या तो आप कमेंट कर लो या मेरा इंस्टा ID ले लो, AQUADIR 374। आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके आप अपना डाउट यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सेल इन द आई इज सेंसिटिव फॉर डिम लाइट। तो देखो 2 टाइप के सेल होते हैं हमारे आई के अंदर, एक होता है कोन सेल, एक होता है रड सेल। तो इसमें सिंपल सा पूछा बताओ डिम लाइट के लिए हमारा कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है। तो डिम लाइट के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? हम जानते हैं कि डिम लाइट के लिए हमारा कौन सा सेल होता है? रिस्पॉन्सिबल रॉड, है ना। ये डिम लाइट के लिए होता है। और ये बताइए ये कैसे लाइट के लिए होता है? अगर ये डिम है तो ये कैसा लाइट? ब्राइट लाइट के लिए हो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस बार आपसे डिम पूछा है, नेक्स्ट टाइम क्या आपसे ब्राइट पूछ लिए। तो अगर ब्राइट पूछेगा तो कौन हो जाएगा, और डिम पूछेगा तो रड हो जाएगा। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए क्या है? आंसर नंबर B। अब देखो डिम और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये दोनों को दोनों रेटिना के पास प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट एट रेटिना। लिख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट एट रेटिना। तो ये कोन एंड रड जो होते हैं ये दोनों को दोनों रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। तो रेटिना के पास 2 सेल है, एक कोन सेल, एक होता है रड सेल। तो कोन ब्राइट है ना, ये देखो ABCD, B के बाद C है ना, B से ब्राइट है ना, ऐसे याद कर सकते हो अगर डाउट होता है आपको। BC है ना, BC। तो B के बाद क्या आता है? C आता है। तो ब्राइट आपका होता है कोन, और D होता है किसके लिए? रॉड के लिए, है ना। देखो इसमें भी DR है, इसमें DR है। तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ये चीज़ आप अपना सकते हो। बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज में हो जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, आपको याद ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट। तो इसमें से कौन सा फाइबर है जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? पैरासूट के लिए यूज़ होता है। तो पैरासूट के लिए बताइए कौन सा इसमें यूज़ होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं, नायलन। तो नायलन होता है, उससे हमारा पैराशूट वगैरह बनता है। देखो ये जो फाइबर वगैरह चैप्टर थे आपका रिमूव हो चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि स्टील ये सब कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपका PYQ इसमें आया हुआ है ना, PYQ, उससे 2-3 बार आप देख लो अच्छे से। अगर क्या पता रिपीट, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार आपके एग्जाम में, तो इसलिए बस PYQ इसका देख कर चले जाओ, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसको इस चैप्टर को पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच पर्सन ऑफ आई गिव इन इट्स डेंसिटिव कलर। जो कौन सा पार्ट होता है आई का जो कि क्या देता है? कलर देता है हमारे आई को। तो बताओ कौन सा होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आइरिस होता है। और प्यूपिल के थ्रू क्या होता है? आपका लाइट का एंट्री होता है, और आइरिस इसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाना चाहिए कितना आना चाहिए। कॉर्निया वगैरह के बारे में ऑलरेडी आपको सब चीज़ पता ही है, तो ये सारा के साथ डिस्कस कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। आपको बस इसका आंसर पता होना चाहिए कि हमारे आई को जो कलर देता है वो कलर पार्ट कौन सा होता है? हमारा आइरिस होता है। और लाइट को एंट्री जो होता है, लाइट का एक बस लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। लाइट एंट्री कहाँ से होता है? प्यूपिल के थ्रू होता है। और अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है? आइरिस करता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपके पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर। देखो ये चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं, इसलिए बस इसमें आंसर जान लो कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होता है वो कहाँ पे होता है, क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर क्या होता है? बताइए। सिंपल सा है, इसका एसिडिक होता है। मेटल पूछे तो बेसिक हो जाता है, और नॉन मेटल पूछा है तो आपका एसिडिक हो जाएगा, है ना। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है, स्टार पूछा है ना। इससे पहले क्या पूछा था? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वेनस वगैरह पूछा था ना। हाँ वेनस या ऐसा कुछ था आंसर, याद करो बताओ क्या था। तो इससे इस बार पूछा ब्राइटेस्ट स्टार पूछा है, तो स्टार पूछा, बताइए कौन सा होता है हमारे स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार।
तो ये सिंपल सा है, सीरियस 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 है ना, SIRIUS। ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया अब तक, मतलब कि रिपीटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। इस बार मेरे को लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आनी चाहिए। सिंपल सा, इन टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज़ है स्carce रिसोर्सेज विच अमंग द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज़ मोस्ट फिजिबल एंड सूटेबल। तो आज के दौर में है ना, टूडेज वर्ल्ड में कौन सा इरिगेशन मेथड है जो कि सबसे बेहतरीन माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बताओ चैन क्या आज के दौर का बात है, नहीं, ये तो आपका कैसा ट्रेडिशनल मेथड है ना, टी लिख देता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड है। ट्यूबवेल, ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हाँ ये जो है आपका जो स्प्रिंकल मेथड है, ये आपका कैसा मेथड है बताओ, मॉडर्न मेथड है। और आपका ड्रिप सिस्टम है, ये भी आपका मॉडर्न है। तो आपको अभी का बात पूछा है, मतलब आपको किसके कब की बात हो रही है, मॉडर्न ज़माने की बात हो रही है। तो ये दोनों को आप कट कर दो, ये दोनों तो होगा ही नहीं, या तो आपका स्प्रिंकल होगा या तो ड्रिप होगा। तो इसमें भी देखो, एक तो मॉडर्न पूछा है, टू डेज हम समझ गए, मॉडल पूछा है। उसके बाद आप पूछ रहा है कि जो सबसे मोस्ट फिजिबल है ना, सूटेबल होता है, बताओ सबसे इन दोनों में सबसे बेहतरीन कौन सा होता है। ड्रिप सिस्टम होता है। हम जानते हैं कि ड्रिप सिस्टम से क्या होता है कि एक एक बूंद बूंद आपका मतलब पानी गिरता है जड़ में, है ना, तो उससे पानी का लॉस बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं स्प्रिंकल लगा दूं तो वो कुछ इस टाइप से पानी गिराता है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, कहाँ कहीं इधर, मतलब बहुत वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। और ये ड्रिप सिस्टम के अंदर वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका है ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसे आप जरूर देख कर जाना। मेरे को लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा टॉपिक माना जाता है। और बहुत से चैप्टर आपके रिमूव भी हो चुके हैं, दैट्स वाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये बहुत आसान है यार, ये रिपीटेड क्वेश्चन के भी मैं कैटेगरी में रखूँगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो बताओ कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, कोल होता है, कोक, चारकोल, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। देखो इसमें सिंपल सा प्योरेस्ट फॉर्म पूछा है, ऐसा सिर्फ नहीं पूछा कि कार्बन का फॉर्म क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। तो प्योरेस्ट फॉर्म पूछा जो भी होता है आपका कोक होता है। ये सिंपल सा डेफिनेशन एनसीईआरटी का लाइन से आपको पूछा चला गया है। तो बताओ कोल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये हमें बताएंगे, 4 टाइप के बताए थे हमने। और ये इसमें क्या लिखना आपको, एक बार रिवाइज करके जाना आप, टाइप कितने होते हैं। और दूसरा इसमें क्वेश्चन होते हैं कि इसके कितने फॉर्म है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोल, तो ये दोनों आप रिवाइज कर लो भी, प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या क्या है। तो बताओ मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड टाइप ऑफ कोल, ये दोनों आप रिवाइज करो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा मास्टरिंग एनसीईआरटी देखिए, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज भी करवाया है, प्लस कि आपको वहाँ पे मैंने 50 से 60 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमें कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वुड पल्प इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। ये क्वेश्चन आपका कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वुड पल्प जो होता है वो, उसको हम किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्या पॉलिस्टर को, टेफ्लॉन को, नायलॉन को, या रेयान को। तो बताओ क्या है इसका आंसर, किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, ऑफकोर्स रेयान को बनाने के लिए हम वुड पल्प को यूज़ करते हैं ना। वुड पल्प को किसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रेयान को। PCRA, तो इसका फुल फॉर्म सिंपल सा पूछा, बताओ PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म बताओ, आपको तो पता ही होगा ना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका ऑप्शन सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो पब्लिक नहीं जाना है, पब्लिक तो सबसे पहले काट दो, पी से पेट्रोलियम होगा। पार्शियल काउंटिंग ऑफ द रिमेनिंग, ये तो भाई इवेंटमेंट वगैरह की बात हो रही है, तो सोशल की बात हो रही है, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं भाई, तो इसे भी कट कर दीजिए। तो सिंपल सा ये आपको याद ही होता है, आई थिंक जैसे CNG हो गया, आपसे CNG का इससे पूछ सकता है, बताओ CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, LPG का क्या होता है, उसके बाद कुछ एक्ट वगैरह है, उस सब के बारे में पूछ सकता है। तो ये बहुत ही, ये साथ जितने भी फुल फॉर्म वगैरह है ना, आपको याद करके जाना चाहिए, बिकॉज फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। कभी आपसे LPG का पूछा गया है, कई बार CNG का कई बार पूछा गया, तो इस बार देखो PCRA का पूछा गया है। तो इसलिए जितने भी आपके बुक में फुल फॉर्म है, उसको आप क्या करेंगे, एक पेज में सारे फुल फॉर्म को आप लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको CNG लिख लेना है, ठीक है, और LPG लिख लेना है, अभी जैसे PCRA का लिख लेना है, ये सारा का सारा फुल फॉर्म आप लिख लेंगे और एग्ज़ाम देने से पहले आप उसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। देखो आपको जैसे कि एक तो ये टेबल बनाना है और दूसरा टेबल आपको बनाना है साइंटिस्ट का, दूसरा पेज लेंगे, वो भी मतलब कि एक पेज लेंगे, उसमें अपने सबको साइंटिस्ट का नाम लिखना है। जैसे कि कौन कौन, जैसे लुईस पास्चर है आपके पास, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है, एडवर्ड जेनर है, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, ये सारा साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे और इसने क्या डिस्कवर किया और इसने कब किया, तो ये 2 चीज़ में आप लिखेंगे। और कौन से होता ना, जैसे कि आपने वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा है कि इसने कौन से डिजीज़ के लिए स्पेशली किया,
तो स्मॉल पॉक्स के लिए क्या रॉबर्ट कोजे था, वो एंथ्रेक्स के लिए क्वेश्चन डिस्कवरी किया था। ये सारा का सारा आपको एक पेज में लिखना है। ये दोनों आपके काम है। अगर ये दोनों काम कर लेते हैं तो अब इससे मतलब एक न क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आप आ जाएंगे। दो पेज आप लेना, दोनों पेज में एक में फुल फॉर्म में लिखेंगे टोटल, और दूसरे पेज में साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। तो देखो ये भी यार कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं तो करवा इस क्वेश्चन को थक गया। तो आप खुद बताएंगे कि लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन किस पे होता है। लॉर्डनेस ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे या एम्पलीट्यूड पे। ये होता है एम्पलीट्यूड पे। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड होता है, पिच। कई बार बता चुका हूँ, कई बार, एक बार नहीं। और क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड, इसको रिपीटेड मैक्स प्रो बोल सकते हो। तो सिंपल सा है। देखो इससे पहले भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी, और लॉर्डनेस किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द सस्पेंडेड पार्टिकल रिलीज बाय द कंबशन ऑफ अ कोल इन एयर मे लीड टू। देखो सस्पेंडेड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम कंबशन, अगर हम कोई चीज़ को जलाते हैं और उससे जो पार्टिकल वगैरह निकलते हैं जो हमारे एयर में जाते हैं, तो वो हमें क्या काउज करता है। क्या वो उसके वजह से ग्वाइटर होता है? नहीं यार। अस्थमा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो इसे भी रहने दो अभी। ग्वाइटर नहीं होगा, एर्थराइटिस, ये दोनों तो नहीं होगा। और बोन कैंसर होगा क्या? आपको लगता है बोन कैंसर होगा? बोन कैंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो वो सिंपल सा डिजीज़ कौन सा था, अस्थमा वगैरह जो होता है, जो कि एलर्जिक डिजीज़ होते हैं, तो ये आपके होते हैं किसकी वजह से, सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से, जो आपका मतलब जलने के बाद जो निकलता है। ये सिंपल सा कैसा डिजीज़ है बताओ, ये आपका एलर्जिक डिजीज़ है। ठीक है, एलर्जिक डिजीज़ है। तो इसमें क्या दम्मा जैसे होता है ना, दम्मा वगैरह, अस्थमा, जस्ट लाइक वो बोल सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो ये भी कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन मानूंगा मैं, और रिपीटेड है भी वाकई में। सिंपल सा पूछा है कि द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द जोन ऑफ। तो मिडिल जोन जो होता है कैंडल का, देखो 3 जोन होता है। 3 जोन में क्या क्या जोन होता है बताएंगे मुझे। सबसे पहले क्या क्या जोन था आपका, एक हॉट जोन होता है, ठीक है, एक हॉट जोन होता है, और दूसरा क्या होता है, मॉडरेट हॉट होता है, तीसरा क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। तो मैं सारा का सारा एक बार में लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो बताइए, आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, हॉट जोन होता है ना, पहला होता है हॉट जोन बोल दो, या उसको आउटर जोन बोल दो, तो मैं लिख देता हूँ उसे आउटर जोन, ठीक। और दूसरा क्या होता है, मिडिल जोन। और तीसरा क्या होता है बताओ, इनर मोस्ट जोन, या इनर जोन बोल दो, या इनर मोस्ट जोन बोलो, इनर जोन लिख देता हूँ। तो आउटर जोन होता है, तो बताओ उसका कलर कैसा होता है, इसमें कैसे कलर इसका कैसा होता है, इसमें जानते हो ये ब्लू कलर होता है। और जो आपका मिडिल जोन होता है वो इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। मैंने कई बार यार ये चीज़ बता चुका है, बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ, आ गया क्वेश्चन। तो इनर जोन जो होता है वो कैसा होता है, डार्क जोन होता है, या आपका ब्लैक जोन होता है। इसे डार्क लिख लो, या क्या लिख लो, ब्लैक जोन लिख लो। ये का कलर होता है। सबसे पहले इससे तो आप कलर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दूसरा जो आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर जोन होता है इसके अंदर कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इसके अंदर होता है कंप्लीट कंबशन होता है ये, ठीक है। ये कैसा होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। इसके अंदर होता है पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन होता है। और जो आपका इनर मोस्ट जोन होता है इसके अंदर होता है इनकम्प्लीट कंबशन, लिख सकते हो इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखो सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट इसमें कौन सा होता है बताओ। हॉटेस्ट पार्ट होता है आपका आउटर, ये आपका सबसे कैसा होता है, ये हॉट पार्ट होता है, हॉटेस्ट लिख दो, हॉट लिख दो। और ये आपका कैसा होता है, मॉडरेट हॉट होता है, MH कर देता हूँ मैं इसे। और ये आपका होता है लीस्ट हॉट, LH होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए इसमें से, ये कैंडल वाले पार्ट से, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी, मैंने कई बार बता रखा ऑलरेडी, हाँ, बट आपको ये पता होना ही चाहिए। तो इसको मैं एक, देखो ये भी एक पेज लो, इसमें इसे आप बना के रख लो। अब देखो एक चीज़ और इसमें पता होना चाहिए, जो आउटर जो जोन होता है बताओ वो कैसा होता है, ल्यूमिनस जोन होता है या आपका नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा रुक जा भाई मेरे। चलो, जो आउटर होता है और जो मिडिल होता है, देखो मिडिल जोन जो होता है वो आपका होता है ल्यूमिनस जोन होता है। कैसा होता है ये, लुमिनस जोन होता है, ठीक। और आपका जो आउटर जोन होता है ये आपका होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। तो अब देखो क्वेश्चन बात है कि मिडिल जोन, देखो बात किसकी हो रही है, मिडिल की हो रही है। तो आप मिडिल में आ जाओ, बगैर सोचे समझे। तो आपको यहाँ पे आना है मिडिल वाले में। तो जोन ऑफ कैंडल इज कॉल्ड जोन, बताओ मिडिल जोन में से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, रैपिड, पार्शियल या कंप्लीट। उसमें कैसा स्पॉन्टेनियस कम्बशन कुछ है ही नहीं इसमें, रैपिड वाला कुछ बात ही नहीं। पार्शियल या कंप्लीट आओ, तो मैंने क्या बताया, मिडिल जोन का कैसा कम्बशन होता है, पार्शियल कम्बशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी है। तो आपसे पूछ सकता है उसमें बताओ वो कैसा जोन होता है, मॉडरेट हॉट जोन होता है। इसलिए आपको ये टेबल देखो, ये बहुत बार हर ईयर में लगभग 1 साल बाद 1 साल या हर साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आप इससे भी एक टेबल पे अपना एक पेज में से बना लें। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि दो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो बच्चे क्या करते हैं, एबीसीडी लेकर निकल लेते नहीं, अब उसे देख के फिर यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। राइबोसोम आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, क्या राइबोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है? नहीं यार, राइबोसोम कहाँ पे लोकेटेड होता है? राइबोसोम आपका न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है, और उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, और सम टाइम आपका किस में होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ये तीनों और आपके ये तीन जगह होते हैं लोकेशन, इसके लोकेशन। तो ये तो क्रोमोसोम पे नहीं होता, इसे कट कर दीजिए। सेल इज लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस, नहीं यार, सेल लोकेटेड न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस लोकेटेड सेल में होता है, तो उल्टा लिख दियो भाई आप, इसे भी कट कर दीजिए। क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस, नहीं यार, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस में क्यों होगा? क्लोरोप्लास्ट आपका किस में होता है, प्लास्टिड में होता है, ना कि न्यूक्लियस में होता है, इसे भी कट कर दीजिए। तो आपको देखो पहला तो गलत है, देखो अगर मैं ऑप्शन देखो तो पहला गलत है, इसमें पहला तो इसका कट कर दीजिए, इसमें पहला तो इसे कट कर दीजिए, तो ये दो ऑप्शन बचेंगे आपके। उसके बाद देखो दूसरा है, ये आपको क्वेश्चन में शेक करने लो, ये दूसरा जो है दूसरा भी गलत है, तो दूसरा इसमें है नहीं कहीं। अब उसी बात, सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द सेल, हाँ तो सेल जो होता है उसको वो कौन सा मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि आपका सेल को कवर करके रखता है। तो मतलब ये तो सही है आपका, मतलब सही चीज़ पे क्या है, ओनली 4, तो ओनली 4 में आप टिक लगाएंगे और बाकी सबको गलत करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। देखो इसमें क्या, राइबोसोम कहाँ पे लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस में होता है, या तो सेल मेम्ब्रेन में होता है, या साइटोप्लाज्मा में होता है। सेल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेल होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, प्लास्टिड में होता है, और इसी पे किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल है, ये चीज़ बस सही है, बाकी सब पे सब गलत है। तो इसके ऑप्शन है डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये कौन से चैप्टर से था, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है यार, आप देख लेना, आपको आप देखो बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन में अगर दिखाने बैठ जाऊँ तो हर साल आपके 5 क्वेश्चन तो रिपीटेड मिनिमम आ ही जाते हैं, ज़्यादा ही आ रहे हैं कि मिनिमम 5 बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, इसलिए आपको PYQ करके जाना है अच्छे लेवल पे। व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन, देखो एक अगर ये बॉडी है, बॉडी ये है, इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर से लग रहा है, मैं सब कुछ 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, और दूसरे फोर्स इधर से लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पूछा है ना, तो अपोजिट ये सब कुछ मेरा लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो ये पूछ रहा है कि देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉडी, अब मुझे इसमें से नेट फोर्स निकालना है कि बताओ इसमें से नेट फोर्स कितना लगा भाई, 10 फोर्स इधर से लगा रहा हो, 20 फोर्स इधर से लगा रहे हो, तो इसमें नेट फोर्स इस बॉडी में कितना लग रहा है मुझे ये जानना है। देखो इधर से भी 10 लग रहे हैं, उधर से 20 लग रहे हैं, तो अगर इसको अगर कट कर देखो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितने बचे, 10 बचे, 10 तो बचे, हमें ये पता 10 बचा। लेकिन इसे देखो सिंपल सा मैथमेटिक यहाँ पे पूछा, सम करना है डिफरेंस करना है, इस वे में मुझे बताना है। तो इस वे में बताने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो बड़ा फोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे से माइनस करते हैं, तो सिंपल से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्स। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। अगर पूछा कि अगर देखो अगर इसमें क्या पूछा, ऑपोजिट डायरेक्शन पूछा है ना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लेता कि सेम डायरेक्शन है, तो देखो सम ऑफ द 2 बॉडी, ये कब होगा जब हम दोनों को ऐड कब करते हैं, अगर ये हमारा होता है सेम डायरेक्शन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स लगे तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बॉडी बनाता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पर आप लगा रहे हो 10 न्यूटन, और मैं भी थोड़ा सा लगा देता हूँ 5 न्यूटन, तो इन दोनों को क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या उसको डिफरेंस बोलते हैं सब्ट्रैक्ट को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कलर ऑर्गेन सेल विच आर फाउंड इन प्लांट ओनली, देखो प्लांट, देखो खुद ही इन्होंने बता दिया, अगर ये चीज़ नहीं भी देता तो आपको क्लोरोप्लास्ट कलर्ड ऑर्गन्स आपको पता चल जाना चाहिए। तो सिर्फ एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल के अंदर सिर्फ प्लांट के अंदर क्या, WBC नहीं, ये दोनों में होता है, दोनों में क्या होता है, ये ज़्यादा किस में होता है, एनिमल में, तो इसे कट कर दीजिए। और वैक्यूल्स तो दोनों में होते हैं, इसे कट कर दिया। ओनली प्लांट है तो ओनली प्लांट है, बस ये दोनों चीज़ प्रेजेंट होते हैं। और इसमें से पूछा आपको कि कलर्ड ऑर्गन क्या है, कौन सा इसमें कलर्ड ऑर्गन, देखो क्लोरोफिल, हाँ कलर ऑर्गन बोल सकते हैं इसको, सिंपल सा, अगर प्लास्ट नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है तो उसे बोल सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल किसका पार्ट है भाई, ये प्लास्टिड का पार्ट है। तो भाई आप जो हेड डिपार्टमेंट है, हेड को आंसर दोगे ना, तो इसमें हेड साहिब क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड के अंदर क्या क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो सिंपल सा आपका क्या है, इसका आंसर प्लास्टिड हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, तो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है ये, तो लेकिन इसका आंसर क्या है, प्लास्टिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, साउंड इज ए टाइप, बताओ साउंड किस चीज़, कैसा है, क्या है, मेरे वर्ड क्या है, फोर्स है, प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से है। साउंड क्या है, टाइप किसका, एनर्जी का टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, देखो मैंने अभी बोला था ना आपको कि भाई आपको क्या करना है, साइंटिस्ट का एक लिस्ट बनाइए आप, है ना, एक पेज लो, उसमें
साइंटिस्ट का नाम सारा का सारा लिख दो। एक नंबर पे जैसे आप लिख दो रॉबर्ट ब्राउन लिख दो, रॉबर्ट हुक लिख दो, लुईस पास्चर लिख दो, है ना, और उसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिख दो। ये सारे का सारा आपको क्या लिखना है, सबका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसने क्या डिस्कवरी किया उसका नाम लिखना है, और आप डेट लिख दें, क्योंकि आपसे डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेट वगैरह लिख दें कि कौन सा कब किया, और किसी स्पेशल इसके लिए किया है, कुछ स्पेशल उसमें और भी है तो एक लाइन और लिख दो आप। तो इतना सा भाई आप करके जाना यार, इतना से कर लो, और एग्जाम से एक दिन पहले आप देख लेना उसे। तो इसमें पूछा है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सेल होता है उस किसने डिस्कवर किया था उसे, तो जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, ये दोनों आपके भाई सिलेबस में है ही नहीं। ये आप 11th to 12th में जाओगे, 9th 10th में जाओगे, तब आप सुनोगे जॉन मेंडल साहब कौन थे, चार्ल्स डार्विन कौन थे। तो आपने अब तक नाम सुन रखा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो सिंपल सा है, सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन किसका डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस का। तो अगर पूछता कि बताओ न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, आपको उसमें तब बोल देता है आपको रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन यहाँ पे पूछा है सेल का डिस्कवरी किसने किया था, सेल का सिंबल डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसको मैं रिपीटेड क्वेश्चन मानूंगा बिकॉज CNG LPG से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो क्या है, CNG एंड LPG आर एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल सा है भाई। ये कैसे होते हैं, क्या ये सॉलिड फ्यूल होते हैं, बिल्कुल नहीं, सॉलिड फ्यूल बिल्कुल नहीं होते। क्या लिक्विड होते हैं, नहीं। बच्चे क्या करते हैं, LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इससे वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो लिक्विड लगा कर निकल लेते हैं। भाई मेरे तो सारे के सारे नहीं यार, वो बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिक्विफाइड है, लेकिन वो जो उसका नेचर जो होता है ना, वो गैसियस नेचर का होता है। तो CNG हो या LPG हो, ये दोनों कैसे फ्यूल हैं, गैसियस फ्यूल हैं। और ये दोनों गैसेस के साथ साथ कैसे फ्यूल हैं, क्लीनेस्ट फ्यूल है, सब क्लीन फ्यूल ही बोलते हो, ठीक है, क्लीन फ्यूल है और ये गैसियस फ्यूल है। कई बार आपसे क्लीन वाले में पूछा गया कि बताओ क्लीन फ्यूल कौन सा, CNG LPG का ऑप्शन आते हैं, टिकट लगा कर निकल लो। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्टिल और प्योर वाटर इज़, बताओ डिस्टिल और प्योर वाटर जो होता है वह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, दोनों होता है, दोनों नहीं होता। ये सिंपल सा, ये कैसा होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो अब बताओ प्योर डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर क्यों होता है, बताओ। ये डिस्टिल वाटर है क्योंकि इसके अंदर जो होता है आयंस वगैरह नहीं होते हैं, मिनरल्स आयंस ये सब नहीं होते, ये सब को रिमूव कर दिया जाए तो आपको डिस्टिल वाटर हो जाता है, प्योर वाटर हो जाता है। और अगर इसके लिए गुड कंडक्टर के लिए ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की आयन की ज़रूरत होती है। तो अगर आयन हो तो गुड कंडक्टर, अगर आयन नहीं हो तो बैड कंडक्टर। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको 25 में से 25 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको 25 में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको मैथ्स का चाहिए लेक्चर, PYQ चाहिए मैथ्स का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो सर मुझे मैथ्स की भी चाहिए PYQ, तो मैं वो भी जल्द जल्दी लेकर आ जाऊँगा। अगर चाहिए तो वाकई में कमेंट करना, मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा इंस्टा ID है AKadir374, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे आप स्कैन कीजिए तो आप मेरे डायरेक्ट ID पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने का आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा AMU JMI 9th एंट्रेंस ऐसा कुछ करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। जब उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस वहाँ पे खुल कर आएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे आपका कौन सा सीरीज़ है, मास्टरिंग इन NCERT सीरीज मैंने करवा रखा है। और ये बस हमने कितने दिन के लिए करा, 30 दिन में आपका पूरा NCERT मतलब कि 8th क्लास का फुल्ली है। जितने भी चैप्टर आपके न्यू NCERT के अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे चैप्टर कवर किए हैं और बस 30 दिन में कवर किए हैं। और मैं वहाँ पे क्या करवाया हूँ, PYQ। देखो कितना छोटा छोटा लेक्चर है, 11 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट, कुछ 25-30 मिनट के भी हैं। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन कराए, 50 से 60 क्वेश्चन करवाए हैं। और ये 50 से 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फुल्ली NCERT बेस्ड है, PYQ बेस्ड है। जो PYQ मुझे पूछे जाते हैं, जैसे देखो Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीक्वेंस में। तो आप उसे जाएँ, ज़रूर देखें। आप उसे देख के हमें बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आप वाकई में जामिया आना चाहते हो तो आपको PYQ करना ही पड़ेगा भाई, इसके अलावा कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। वाकई में जामिया बहुत मस्त जगह यार, आप आओ। और आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो तो इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी चाहिए। इसके अलावा मैथ्स के लेक्चर चाहिए, मैथ्स के PYQ चाहिए, तब वो मुझे भी कमेंट करें। और बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। और आइए जामिया में मिलते हैं, हम भी, मैं भी जामिया में रहता हूँ। आइए मिलते हैं फिर भाई, दोनों मिलके, है ना, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। आप सिलेक्शन पहले लें, सिलेक्शन करने का फिर मिलें, ओके।